साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में पिछले वीडियो में हमने देखा कि इतिहास के जनक कौन कौन हैं, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, इतिहास किस आधार पर लिखा गया है। एक इतिहास साहित्यिक आधार पर लिखा गया है, दूसरा इतिहास जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुरातत्व खोजे गए हैं उनके आधार पर लिखा गया है। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। तो हमारा जो विश्व का इतिहास है उसके जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की एक प्रचलित पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को उन्होंने भारत और फारसी लोगों के संबंध को दर्शाया है। तो इसी क्रम में इंडियन हिस्ट्री में आते हैं। भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। तो महाभारत में हमने बहुत सी चीज़ें जानी थी, उसमें अब आगे जानते हैं महाभारत में और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमने कल पढ़ा था महाभारत। महाभारत में हमने पढ़े थे 18 अध्याय। कितने अध्याय? 18 अध्याय। 18 अध्याय, उसे पर्व कहा जाता है। अध्याय को 18 पर्व पढ़े थे। इसी 18 पर्व में से छठवें पर्व को कहा जाता है भीष्म पर्व। छठवें पर्व को क्या कहा जाता है? भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व में इसका एक भाग है भगवत गीता। भगवत गीता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अर्जुन को उपदेश दिया था। महाभारत जब शुरुआत हुई उसकी, तो कौरव और पांडव आमने सामने थे, उनकी सेनाएं आमने सामने थी। तो अर्जुन के सगे संबंधी सामने खड़े थे, तो अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि सब ईश्वर पर छोड़ दो, तुम्हारा जो कर्म है उसे करो, लड़ाई करो, जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। उसी में तब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उस उपदेश को भगवत गीता कहा जाता है। भगवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आप कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। तो आइए आगे चलते हैं। भागवत गीता को नीति शास्त्र का आधार स्तंभ कहा गया है। आधार स्तंभ, अगर अंग्रेजी में कहें तो पिलर ऑफ एथिक्स कहा गया है भगवत गीता को। सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में की गई। इसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। और इसके स्थापना करने वाले थे विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जोन्स ने स्थापना किया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो भारत में हमारे बहुत सी वैदिक संस्कृति थी, हमारे महाकाव्य थे, हमारे भगवत गीता, इन सबको संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने का मुख्य काम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। इसको स्थापित करवाए थे वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स ने जिसको स्थापित करने के लिए कहा था वो थे विलियम जोन्स। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कर्मचारी थे चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने भगवत गीता को
अंग्रेजी में अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कर्मचारी थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स से करवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में जो वैदिक संस्कृति थी, महाकाव्य थे, वेद थे, उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना था, जिसमें भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है? नीति शास्त्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है? भगवत गीता को। भगवत गीता का सार तत्व निष्कर्ष जो है निष्काम कर्म है। ये 6वें पर्व में महाभारत के भीष्म पर्व में दिया हुआ है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया था, जिसमें एक कर्मचारी थे चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो हम लोग अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। आप लोग BC, बिफोर क्राइस्ट, जो आगे चल के इतिहास पढ़ने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहीं से क्लियर रहेगा। बिफोर क्राइस्ट किसे कहा जाता है? बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए 0 पे हुआ था। उस समय 0 पे हुआ था जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले को BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को AD कहा जाता है, डोमिनियन एरा, जिसे हम लोग ईसवी भी कहते हैं। मान लीजिए 0 पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। यहाँ से जब इधर चलेंगे 1 2 3 4 500 600 BC, तो ये उतना ही पुराना समय होता जाएगा जितना अंक बड़ा रहेगा। 0 के जब आगे BC कहेंगे तो जितना अंक बड़ा रहेगा उतना ही पुराना समय होगा। और जब ईसवी कहा जाता है तो ईसा के जन्म के बाद यहाँ से 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हुए इस समय 2023 चल रहा है, 2023 ईस्वी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा BC और AD का मतलब, ईस्वी का मतलब। इसी क्रम में एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 78 ईस्वी में एक राजा थे कुषाण वंश के, कुषाण वंश के राजा थे, राजा कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की, शक संवत की शुरुआत की। इसी शक संवत को ही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है, शक संवत। इसकी शुरुआत किसने किया था? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा, और जितना भी चीज़ लिखा गया आप लोग नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विक्रम संवत लिख के चले जाते हैं, लेकिन इसका राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। और BC और AD तो आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आगे चलते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री को। ये हो गया बेसिक ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है, इन सब के बारे में आप लोग जान चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इतिहास को बिल्कुल बेसिक से और पूरा पढ़ाया जाएगा, कहीं कुछ छूटेगा नहीं, वन लाइनर टाइप नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत से यूट्यूबर हैं जो वन लाइनर आते हैं, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और चले जाएंगे,
लेकिन इसमें बिल्कुल बेसिक से इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो आपको समझ में भी आएगा और एक रोड मैप की तरह आप लोग पढ़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को पढ़ाई के हिसाब से अपने सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तीसरा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। इस सुविधानुसार इतिहासकार अपने हिसाब से बांटे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास इतिहास के प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक माना गया है। प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी में 1192 ईस्वी तक। 1192 ईस्वी में ही तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो प्रारंभ से तराइन के युद्ध तक प्राचीन भारतीय इतिहास माना जाता है। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फिर वहीं से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हो जाती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1192 से 1707 ईस्वी तक माना गया है। तराइन के युद्ध से 1707 ईस्वी औरंगजेब के मृत्यु तक, 1192 से 1707 ईस्वी तक माना गया है। और आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 से 15 अगस्त 1947 तक माना गया है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर जो था, उत्तराधिकार के लड़ाई के चक्कर में आपस में ही लड़के सब समाप्त हो गए। उसके बाद अंग्रेज आए भारत में और उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। फिर अंग्रेज जब 1757 के आसपास आए, प्लासी की लड़ाई हुई रॉबर्ट क्लाइव से, बहादुर शाह जफर और रॉबर्ट क्लाइव में 1757 में। तो उस समय से आधुनिक भारतीय इतिहास माना जाता है और 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी तक। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग क्या क्या जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक धर्म सर्वोच्च था। वैदिक धर्म सर्वोच्च था, ब्राह्मणों का आधिपत्य था। तो धीरे धीरे इस धर्म का आडंबर बढ़ने लगा, आडंबर बढ़ा, यज्ञ होने लगे, खर्च ज़्यादा होने लगे। तो इसकी प्रतिक्रिया आई, वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया आई। इसकी प्रतिक्रिया देने वाले क्षत्रिय लोग थे, क्योंकि जो क्षत्रिय थे कोई भी बात कहते थे तो ब्राह्मण उसको तुरंत मना कर देते थे, क्योंकि धर्म पर उन्हीं का राज्य था, उन्हीं का आधिपत्य था। वो जो कहते थे वही माना जाता था। फिर धीरे धीरे आडंबर बढ़ा तो क्षत्रियों ने इसका विरोध किया। फिर वैदिक संस्कृति के बाद, क्षत्रियों के विरोध के बाद गौतम बुद्ध खुद एक क्षत्रिय थे, आए और दूसरे आए महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म के अगेंस्ट बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया। ये दोनों धर्म प्राचीन भारतीय इतिहास के समय में ही आए। तीनों धर्म, वैदिक प्लस बौद्ध प्लस जैन,
इन तीनों को मिला के भारतीय संस्कृति बनी। इन तीनों को मिला के भारतीय संस्कृति बनी। ये दोनों धर्म विभिन्न आडंबरों, जो वैदिक धर्म के बहुत से आडंबर थे, यज्ञ बढ़ता गया, कर्मकांड बढ़ते गए, उसके अगेंस्ट में क्षत्रियों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर तीनों धर्म आए और तीनों धर्म को मिलाकर भारतीय संस्कृति बन गई। तो आइए जानते हैं मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या हुआ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। 1192 से 1526 तक, पानीपत के युद्ध तक, 1192 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत था और 1526 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य शासन में था। दिल्ली सल्तनत में जो राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। इसकी भी कहानी आगे बताई जाएगी, लेकिन अभी बेसिक है, अभी यहाँ जान लीजिए। सुल्तान कहा जाता था। और मुगल साम्राज्य में बादशाह कहा जाता था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई थी, तो बादशाह शब्द की शुरुआत बाबर ने किया था। बादशाह की उपाधि खुद को दिए थे। तो यहाँ 1192 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी और मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था 1526 में। 1526 में हराने के बाद मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें मुगल साम्राज्य में हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, ये मुख्य मुख्य शासक हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना तक समझ में आ गया होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1192 से 1707 ईस्वी तक। इसको दो भागों में पढ़ा जाता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत में जो राजा होते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में जो राजा होते थे उन्हें बादशाह कहा जाता था। सुल्तान कहने के पीछे लॉजिक ये था, जो मुस्लिम धर्म था ये अल्लाह को सर्वोच्च मानता था। अल्लाह को सर्वोच्च मानता था। अल्लाह के पैगंबर होते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद जो थे वो पैगंबर थे, हजरत मोहम्मद। और पैगंबर खलीफा नियुक्त करता था। खलीफा नियुक्त करता था जो कि सर्वोच्च होता था। और खलीफा सुल्तान नियुक्त करता था। सुल्तान, इसलिए सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली अल्लाह नियुक्त करते थे पैगंबर, पैगंबर नियुक्त करता था खलीफा, खलीफा नियुक्त करता था सुल्तान। तो सब शक्ति खलीफा के पास होती थी। जब कोई सुल्तान बनता था तो खलीफा खिलअत भेजता था। खिलअत, उस खिलअत में एक शाही तलवार होती थी। शाही तलवार, कपड़े और अनुमति पत्र होता था सुल्तान बनने के लिए। इसीलिए इन्हें सुल्तान कहा जाता था। फिर जब बाबर आए तो बाबर ने खुद को बादशाह की उपाधि दी और सर्वशक्तिमान घोषित किया। इन्होंने अल्लाह, पैगंबर और खलीफा इन सबको मानने से इनकार किया और खुद को सर्वशक्तिमान घोषित करके बादशाह की उपाधि दी। फिर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के जो बेटे थे उन्होंने उत्तराधिकार के लिए खुद आपस में ही संघर्ष करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये लोग अय्याशी के चक्कर में अपना राज्य खो बैठे और 1707 से 1757 तक पूरा अपना राज्य विघटित कर लिए। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध बहादुर शाह जफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। बहादुर शाह और क्लाइव के बीच में। वहीं से अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। 1757 के बाद 1857 में भारतीयों ने क्रांति शुरू कर दी।
1857, 100 साल तक करीब भारतीयों ने इनके जुल्म सहे, अंग्रेजों के, गोरों के, और इनके खिलाफ 1857 में क्रांति शुरू कर दी। फिर क्रांति में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। आधुनिक भारत के अंदर सन 1757 से लेकर मुख्य रूप से 1947 तक हम पढ़ेंगे। इसी आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा जो धर्म था, कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगा, ज़्यादा बढ़ा, और बहुत सी कुप्रथाएं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब बढ़ने लगी, तो बहुत से समाज सुधारक आए, जिनमें मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद को हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इन समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे। और ये समाज सुधारक क्यों आए? क्योंकि धर्म का कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगा था। फिर आइए आगे चलते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे 1885 से 1947 तक। जितने भी आंदोलन हुए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है भारतीय इतिहास। इसका एक मैप तैयार हमने कर दिया है, जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए इतिहास आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। सीधा सीधा पढ़ाने पे इतिहास रटना पड़ता है, लेकिन ऐसे समझ लीजिए तो समझ के ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सबसे पहले भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, फिर आधुनिक भारतीय इतिहास। 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। प्रारंभ से 12वीं शताब्दी तक प्राचीन भारतीय इतिहास है। 12वीं शताब्दी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद आए अंग्रेज, लास्ट जो राजा थे मुगल के बहादुर शाह को क्लाइव ने हराया और प्लासी के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद उनका आधिपत्य भारत में होने लगा, भारत में व्यापार शुरू कर लिए। फिर 100 सालों के बाद 1857 में भारतीयों ने क्रांति शुरू कर दी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। फिर उसी बीच में धर्म अपना पांव पसारते हुए कर्मकांड बढ़ता गया। विभिन्न समाज सुधारक आए और उन्होंने समाज को सुधारा। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसी दिन मध्य रात्रि में हमारे जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में स्पीच दिया, भाषण दिया। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से भेंट। तो आइए आगे चलते हैं। आप सभी इतिहास के बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए। मेवाड़ के राजा को महाराणा क्यों कहा जाता है? महाराणा क्यों कहा जाता है? और सभी को महाराजा या राजा या सम्राट कहा जाता था, लेकिन मेवाड़ के जो राजा होते थे उन्हें महाराणा कहा जाता था। जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। तो उसकी एक कहानी है। मेवाड़ के एक राजा हुआ करते थे बप्पा रावल। इन्हें कालभोज भी कहा जाता है। इन्होंने एक मंदिर की स्थापना कराई। ये शिव जी के भक्त थे। एक लिंग जी
मंदिर का स्थापना किए। और इस मंदिर की स्थापना, क्योंकि शिव जी कैलाश पर्वत पे हो रहा करते थे, तो इस मंदिर की स्थापना जहाँ करवाए उसका नाम दिए कैलाशपुरी। कैलाशपुरी में बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर की स्थापना करवाया, जो कि उदयपुर में है, राजस्थान। तो एकलिंग जी के मंदिर में जब युद्ध करने जाते थे, यहाँ दर्शन करके ही जाते थे। वो इनको महान मानते थे, एकलिंग जी भगवान को महान शक्तिशाली मानते थे, इसलिए और खुद को राणा मानते थे, राणा या दीवान मानते थे। इसीलिए वहाँ के राजा को महाराणा कहा जाता था। सर्वशक्तिमान हो एकलिंग जी महाराज को मानते थे, एकलिंग जी भगवान को मानते थे, इसलिए खुद को उनका दूत या राणा या दीवान मानते थे, इसलिए वहाँ के राजा को महाराणा कहा जाता था, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा। ये हमने इसलिए अभी बता दिया कि आगे चल के इसकी बताया जाएगा, तो अभी बेसिक्स आप लोग जानते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इतिहास आप लोग को बहुत ही ब्रॉड स्तर पर पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको यूपी पीसीएस स्तर, स्टेट पीएससी तक के स्तर के क्वेश्चन इस क्लास से मिल जाएंगे। तो कैसी लग रही है आपको क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।